हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी बैंक एग्जामिनेशन 26 की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो एसबीआई पीओ का एग्जामिनेशन में आपके पास सिर्फ 15 दिन का टाइम बचा है और 15 दिन में आपको बहुत जरूरी है कि बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि लास्ट के 15 डेज ही वो डेज होते हैं जिसमें आपको अपना पूरी जान डाल देनी होती है। यही टाइम डिसाइड करेगा कि आप कितना स्कोर कर पाते हो, आपका एग्जामिनेशन क्लियर हो पाता है या नहीं हो पाता। देखो, एसबीआई पीओ हो या आईपीएस पी हो, कोई मर्जी एग्जामिनेशन हो, आपको ही पता है प्री शिफ्ट भी आपकी इजी शिफ्ट भी आएगी, मॉडरेट भी आएगी, टफ शिफ्ट भी आएगी। तो आपको हर शिफ्ट के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करने की जरूरत है। उसी के लिए आज हम करेंगे टफ शिफ्ट एसबीआई पीओ के एग्जामिनेशन में, और कैसे आप अपना टारगेट कर सकते हो कि एटलीस्ट 20 क्वेश्चन आप इस शिफ्ट के अंदर करके आओ, और वो भी बिल्कुल सही। अगर टफ शिफ्ट पे आप 20 क्वेश्चन करते हो तो आप बाकी शिफ्ट से बहुत आगे बन जाओगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा इंपैक्ट रहता है। एंड रेगुलरली हमारी क्लासेस चल रही हैं पिछले 4 महीनों से, सिलेक्शन सीरीज, जिसमें डेली सुबह 9 बजे आपकी क्लास होती है क्वांट्स की एंड रीजनिंग की क्लास। जिन्होंने भी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी उन क्लासेस को जरूर से फॉलो करना। स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक कैसलेट दिया है, छोटी सी कैसलेट दी है। वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो। कितना बनता है आपसे, जितना ही बनता है उतना बनाने का ट्राई करो। देखो, एसबीआई पीओ में कोई लेवल नहीं होता, आपका पेपर किसी भी लेवल का आ सकता है। हर टाइप के क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को पहले वीडियो को पोस्ट करके खुद से बनाने का ट्राई करो। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको सामने दिया हुआ है। इसमें क्या है कि देयर आर 3 पिज्जा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अपने पास, पी क्यू एंड आर। दोज मैन्युफैक्चर 2 टाइप्स ऑफ पिज्जा, डीप डिश एंड थिन क्रस्ट। हर पिज्जा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 2 टाइप के पिज्जा बनाती है, डीप डिश और थिन क्रस्ट पिज्जा। एंड ईच टाइप ऑफ पिज्जा ऑफ 2 कैटेगरी। हर टाइप के पिज्जा में 2 कैटेगरी है अपने पास, ठीक है? एक्स्ट्रा चीज एंड नॉर्मल चीज। समझ आया आपको? कोई भी कंपनी है, मान लेते हैं अगर पी कंपनी है, ये 2 टाइप के पिज्जा बना रही है। एक तो अपने पास डीप डिश और दूसरा अपने पास थिन क्रस्ट। इसके अंदर भी 2 टाइप के पिज्जा होंगे अपने पास, एक्स्ट्रा चीज और नॉर्मल चीज। इस सेम चीज इसमें एक्स्ट्रा चीज एंड नॉर्मल चीज। इस तरह से आगे बता रही है कि अपने पास अलग अलग टाइप के सेक्शन है, ठीक है? फिर हमें बताया कि नंबर ऑफ डी यानी डीप डिश पिज्जा मैन्युफैक्चर बता रखे पी क्यू एंड आर में एज परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ पिज्जा मैन्युफैक्चर कंपनी 25%, के प्लस 10%। ठीक है, ये अपने कुछ परसेंटेज बता रखे हैं। नेक्स्ट पे देखते हैं, अपने को पता नहीं के की वैल्यू। नेक्स्ट पे हमें बता रखे नंबर ऑफ डी नॉर्मल चीज पिज्जा मैन्युफैक्चर बाय कंपनी क्यू 160 30 मोर देन पी एंड 128 लेस देन आर। एक हमको डीप डिश के बारे में हमको कुछ नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है? फिर हमें बता रखा है k इज इक्वल टू a प्लस 11 एंड a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू 95। बोथ आर प्राइम नंबर एंड a इज ग्रेटर देन b। ये सबसे पहले अपने यहाँ सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ से हमको k की वैल्यू मिल जाएगी। k की वैल्यू हमारे को मिलेगी तो कुछ और डेट नंबर्स भी हमको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? उससे पहले मेरे को देखने को मिलता है a मल्टीप्लाई b इज 95। 95 किस 2 डिजिट्स का मल्टीप्लाई होता है, प्लस दोनों डिजिट अपने पास प्राइम होनी चाहिए। कौन सी ऐसी 2 डिजिट हो सकती है? देखो, 19 5, ठीक है? एंड ए ग्रेटर देन है बी से, इसका मतलब ए की वैल्यू है अपने पास 19 एंड बी की वैल्यू है अपने पास 5, ठीक है? और के भी हमको दे रखे के इज इक्वल टू ए प्लस 11। ए प्लस 11 इसका मतलब के की वैल्यू कितनी है अपने पास? यहाँ से के की वैल्यू भी आ जाएगी अपने पास 30, ठीक है? ए बी एंड के तीनों की वैल्यू अपने पास यहाँ से निकल चुकी है, ठीक है? तो अपने पास जितना भी बनता है साथ में एक टेबल भी बना लेते हैं अपने यहाँ पे। 3 कंपनी से अपने पास पी क्यू एंड आर, ठीक है? सबसे पहले हमें परसेंटेज दे रखा था इसका डीप डिश का। डीप डिश के हमें परसेंटेज दे रखे हैं यहाँ पे। डीप डिश और थिन क्रस्ट, मोस्टली पहले 2 ही टाइप के पिज्जा होते हैं, डीप डिश और थिन क्रस्ट, ठीक है? डीप डिश में हमें परसेंटेज दे रखे हैं, पी का तो दे रखा है 25%, ठीक है? क्यू का दे रखा था हमको के परसेंट यानी कि 30%। ये सारी वैल्यूज परसेंटेज में है, ठीक है? फिर है के प्लस 10% यानी कि 40%। ये तो हो गया डीप डिश का, ठीक है? फिर हमें और क्या दे रखे? हमें और दे रखे नंबर ऑफ डीप डिश नॉर्मल चीज पिज्जा मैन्युफैक्चर बाय कंपनी क्यू। डीप डिश के अंदर नॉर्मल चीज, देखो 2 टाइप की चीज होती है अपने पास, एक्स्ट्रा चीज और नॉर्मल चीज। डीप डिश के अंदर नॉर्मल चीज का है, उसके हमको डायरेक्ट नंबर दे रखे हैं। क्या नंबर है अपने पास? सबसे पहले क्यू के बारे में बता रखे हैं। क्यू का है 160 और विच इज 30 मोर देन पी, देन पी का है अपने पास 130, ठीक है? एंड 128 लेस देन आर, ठीक है? जो क्यू का था अपने पास वो 30 ज्यादा था अपने पास पी से, और 128 जो है ये लेस है अपने पास आर से। तो आर क्या हो जाएगा? 160 में मैं 128 और ऐड कर देता हूँ यहाँ से, आर हो जाएगा अपने पास 288, ठीक है? इतनी वैल्यू अपने पास आ गई। अब अपने पास डीप डिश था तो इससे अपने पास थिन क्रस्ट भी निकल सकता है। थिन क्रस्ट के परसेंटेज बचा हुआ 75% थिन क्रस्ट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 70%, यहाँ हो जाएगा 60%, ठीक है? अभी तक हमको सिर्फ इतना पता है, इससे हम सिर्फ इतना ही निकाल सकते हैं। इसके अलावा हमें इसके अंदर अभी और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, ठीक है?
तो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। जिस तरह से क्वेश्चन में पूछेगा, जो भी इन्फॉर्मेशन दी होगी उस तरह से फिर हम आगे निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वीडियो को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ। देखो आपको शायद थोड़ी टफ लग रही होगी, लेकिन ये डेट टफ नहीं है, और एसबीआई पीओ में आप इस लेवल की कैश डे एक्सपेक्ट कर सकते हो। थोड़ी लेंथी, आपको टफ शिफ्ट में ऐसी डे देखने को मिलेगी, तो इसको बनाओ खुद से। इसमें मैं कहा गया कंपनी क्यू के बारे में कहा गया, कंपनी क्यू में जो एक्स्ट्रा चीज पिज्जा है मैन्युफैक्चर बाय कंपनी इज 40% ऑफ टोटल चीज पिज्जा मैन्युफैक्चर, एंड टोटल चीज पिज्जा जो है एक्स्ट्रा चीज पिज्जा मैन्युफैक्चर इज 32% लेस देन द थिन क्रस्ट नॉर्मल चीज पिज्जा मैन्युफैक्चर। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पिज्जा मैन्युफैक्चर ऑफ द कंपनी। देखो कंपनी क्यू की बात हो रही है। कंपनी क्यू में दो टाइप्स के पिज्जा थे अपने पास, डीप डिश था, एक था थिन क्रस्ट, ठीक है। और इसमें अपने पास दो टाइप के पिज्जा थे, एक तो था अपने पास एक्स्ट्रा चीज, एक था अपने पास नॉर्मल चीज। सेम चीज में भी थी अपने पास एक्स्ट्रा चीज एंड नॉर्मल चीज, यही दो टाइप के पिज्जा थे अपने पास। तो देखो हमें क्या क्या बताया था चार्ट में, हमें ये बताया था कि जो अपने पास डीप डिश थी उसमें थे अपने पास 30% एंड नॉर्मल चीज में था अपने पास 160, ठीक है। तो डीप डिश में अपने पास 30% थे, यानी इसका मैं मान लेता हूँ 30A। तो थिन क्रस्ट में कितने हो जाएंगे, बचे हुए 70 है, ठीक है। टोटल हो जाएंगे अपने पास 100 है, ठीक है। डीप डिश के अंदर अपने पास नॉर्मल चीज पिज्जा की वैल्यू भी पता थी अपने को 160, इतनी वैल्यू भी अपने को पता थी, ठीक है। तो डीप डिश में जो एक्स्ट्रा चीज होंगे उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, ये हो जाएगी 30A माइनस 160, यही वैल्यू बचेगी अपने पास। इतना अपने को पता है क्वेश्चन में। अब ये कह रहा है जो एक्स्ट्रा चीज पिज्जा थे जो मैन्युफैक्चर हुए हैं वो 45% है टोटल चीज पिज्जा के। टोटल चीज पिज्जा कितने थे अपने पास, 100 थे। तो एक्स्ट्रा चीज पिज्जा इन दोनों के मिला के, ठीक है, एक्स्ट्रा चीज दोनों में थे अपने पास, डीप डिश में भी थे और थिन क्रस्ट में भी थे। तो इन दोनों के मिला के जो वैल्यू थी ये थी 45%, यानी 100A का हो जाएगा ये 45A, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई, ये वैल्यू आ जाएगी 45A। चलिए अब उसके बाद हमें कहा गया था कि जो उसमें कहा था कि हाँ थिन क्रस्ट के अंदर जो एक्स्ट्रा चीज पिज्जा है, ये वाले थिन क्रस्ट में जो एक्स्ट्रा चीज पिज्जा है वो 32% लेस है अपने पास थिन क्रस्ट में नॉर्मल चीज पिज्जा से। जो एक्स्ट्रा चीज पिज्जा है ये 32% लेस है अपने पास नॉर्मल चीज पिज्जा से, 32% लेस है। तो इसका अपने रेशियो निकाल लेते हैं अपने पास, ये रेशियो आ जाएगा अपने पास 17:25, ठीक है। 32% लेस है, 68 और 100 का अपने पास 100 से डिवाइड कर दिया। इसके हम वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको बी में नोट कर लेते हैं, ठीक है। ये वैल्यू आ गई अपने पास 17B और 25B। इतनी बात आपको समझ आ गई है। चलिए आगे, अब देखो हमें इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 45A की वैल्यू क्या है अपने पास, एक्स्ट्रा चीज पिज्जा 30A माइनस 160 प्लस 17B की वैल्यू अपने पास 45 है। तो यहां आ जाएगा अपने पास 45A इज इक्वल टू 30A माइनस 160 प्लस 17B, ठीक है। ये आया था अपने पास 15A प्लस 160 इज इक्वल टू 17B, ठीक है। एक इक्वेशन अपने पास ये निकल के आती है। सेकंड एक और इन्फॉर्मेशन अपने पास क्या निकल के आती है, 70A की वैल्यू कितनी है अपने पास, 70 जो A है अपने पास इसकी वैल्यू अपने पास है 42B, ठीक है। इसको काट भी लेते हैं, 7 से कर देगा ये 7 की वैल्यू, यानी कि 5A की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, हाँ 5A की वैल्यू आ रही है अपने पास 3B। ये चीज एक हमको यहाँ से मिल गई है। 5A की वैल्यू जब मेरे को 3B यहाँ से मिल चुकी है तो ये वैल्यू मैं 15A के अंदर भी पुट कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगी अपने पास 9B, ठीक है। 9B प्लस 160 इज इक्वल टू 17B, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आ जाएगी इसमें अपने पास 8B, आ जाएगी 20 आ जाएगी अपने पास B की वैल्यू। जब B की वैल्यू 20 आ जाएगी तो 20 इंटू 3 60 हो जाएगा, 60/5 में करते हैं तो A की वैल्यू भी यहाँ से मेरे को मिल जाती है जो कि होती है 12। और हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, 100A की। A की वैल्यू आ चुकी है 12, तो 100A की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें अपने पास 1200। ऑप्शन नंबर सी एंड दिस इज अवर राइट आंसर। ओके, बोलो समझ आया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को वीडियो को पोस्ट करो, फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो। इसमें में क्या कहा गया कि इन कंपनी पी डीप डिश जो एक्स्ट्रा चीज पिज्जा है मैन्युफैक्चर बाय कंपनी इज 80, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ एनसी पिज्जा मैन्युफैक्चर इज 520 दे रखी है अपने को नॉर्मल चीज पिज्जा। फाइंड द नंबर ऑफ थिन क्रस्ट एक्स्ट्रा चीज पिज्जा इज हाउ मच मोर और लेस देन द डीप डिश एक्स्ट्रा चीज पिज्जा। देखो अब पी की बात हो रही है, ठीक है। दो टाइप के पिज्जा इसमें अपने पास डीप डिश और थिन क्रस्ट, उसमें भी दो टाइप्स के आ जाएंगे अपने पास। कौन कौन से आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा एक्स्ट्रा चीज एंड नॉर्मल चीज। यहाँ आ जाएगा एक्स्ट्रा चीज, ये आ जाएगा नॉर्मल चीज, ठीक है। पी के अंदर जो अपने को वैल्यू पता है डीप डिश था अपने पास 25% थे, ठीक है। और जो नॉर्मल चीज पिज्जा थे डीप डिश के अंदर वो थे अपने पास 130, ये थे अपने पास 25%, तो ये थे अपने पास 75%, ठीक है। इतना अपने को पता था। अब इसके अंदर बताया गया है जो डीप डिश एक्स्ट्रा चीज पिज्जा का, डीप डिश का एक्स्ट्रा चीज पिज्जा यानी इसकी बात हो रही है, मैन्युफैक्चर बाय कंपनी इज 80,
इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है इसने 80 मैन्युफैक्चर थे, एंड टोटल नंबर ऑफ जो अपने पास नॉर्मल चीज पिज्जा मैन्युफैक्चर थे वो थे 550। टोटल नंबर ऑफ नॉर्मल चीज पिज्जा, टोटल नंबर ऑफ नॉर्मल चीज पिज्जा ये दो थे, इन दोनों के ऐड करने पे अपनी जो वैल्यू आती है ये वैल्यू थी अपने पास 520। तो अपने पास बाकी बची हुई वैल्यू भी अपने को यहाँ से देखने को मिल जाएगी, ये देखिए अपने पास 390। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ टीसी का मतलब क्या था, थिन क्रस्ट, फाइंड द नंबर ऑफ थिन क्रस्ट एक्स्ट्रा चीज पिज्जा, थिन क्रस्ट के जो एक्स्ट्रा चीज पिज्जा है ये हाउ मच परसेंटेज मोर देन द डीप डिश का एक्स्ट्रा चीज पिज्जा, वो उसके इससे कंपेयर करना है कितना ज्यादा है। चलो ठीक है, इसको कंपेयर कर लेते हैं अपने पास। देखो 80 और 130, ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास 210, ये कितने हैं 25% है। तो हमको किसकी वैल्यू चाहिए, हमको वैल्यू चाहिए यहाँ पे 75% की। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास 630। ठीक है, तो थिन क्रस्ट पिज्जा कितने आ जाएंगे अपने पास, ये आ जाएंगे 630। थिन क्रस्ट पिज्जा आ गए, इसमें से अपने पास नॉर्मल चीज पिज्जा जो है अपने पास ये पिज्जा को लेस कर लेते हैं, तो ये आ जाते हैं अपने पास एक्स्ट्रा चीज आ जाते हैं 240। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज आ गई। अब हमको इस एक्स्ट्रा चीज को कंपेयर करना है एक्स्ट्रा चीज के डीप डिश से, कितने ज्यादा है ये चीज हमको इसके अंदर बतानी है। तो कितने ज्यादा है, ये 160 ज्यादा है 80 से, यानी कि 200%। हमारा इसमें आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 200%। क्वेश्चन इजी है, सिर्फ आपको वो वेरिएबल्स देख के लग रहा था कि उस टाइप की आपको कैस्लेट डे नहीं करनी चाहिए, बट मैं आपको कहूंगा अगर आपको कैस्लेट डे आ रही है और आपसे बन रही है तो आपको जरूर बनानी चाहिए, क्योंकि 5 नंबर देखे जाती है वो कैस्लेट डे है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वीडियो को पॉज करो। डेटा सफिशिएंसी का ये क्वेश्चन है, खुद से करने का ट्राई करो, जितना भी निकलता है जिस तरह से भी निकलता है आपसे उसको खुद से जरूर कोशिश किया करो एक बार बनाने की। इसमें मैं कहा गया कि सैम रवि सैम रवंत एंड रमेश आर डूइंग सेम वर्क। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज सैम विल कंप्लीट द वर्क होल वर्क टुगेदर। तीन तीन बंदे जो किसी काम को कर रहे हैं अपने पास, सैम रवत एंड राकेश। हमें बताना है कि सैम अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ये बात हमको बतानी है। ठीक है, फर्स्ट में देखते हैं अपने फर्स्ट इक्वेशन में हमको क्या क्या रखा है, फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट हमें कहता है कि रवंत कंप्लीट द होल वर्क इन 16 डेज। रमन जो है 16 डेज में सारा काम कंप्लीट करते हैं। राकेश कंप्लीट द होल वर्क इन 18 डेज। राकेश सारे काम को 18 डेज में कंप्लीट करता है, ये बात हमको बता रखी है। फर्स्ट की होगी ये बात। सेकंड में देखते हैं क्या कहते हैं। सेकंड में हमें क्या रखा है, रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय राकेश एंड सैम टू कंप्लीट अ वर्क। राकेश और सैम का टाइम का रेशियो था अपने पास 3:2। ठीक है ना, ये अपने पास टाइम का रेशियो था। सेकंड में हमें सिर्फ इतना कहा है। थर्ड स्टेटमेंट में हमें क्या कहा है, थर्ड स्टेटमेंट में हमें कहा है रेशियो बिटवीन द एफिशिएंसी ऑफ रावत एंड सैम। एफिशिएंसी बता रखी है हमको किसकी, तो रावत की प्लस सैम की। एफिशिएंसी का रेशियो है 4:3। ठीक है, ये हमारे पास एफिशिएंसी का रेशियो। अब हमको क्या निकालना है, हमें निकालना है कि सैम अकेला उस काम को कितने टाइम में करेगा। कैसे निकाल सकता हूँ, तब निकाल सकता हूँ जब या तो मेरे को टोटल वर्क पता हो, प्लस ये बताओ कि सैम कितने दिन में काम कर रहा है, या फिर किसी और के बारे में बताओ कि उसके उसके साथ मेरे को सैम का कोई टाइम का रेशियो बताओ, कोई एफिशिएंसी का रेशियो बताओ, तभी मैं इसको निकाल सकता हूँ। ऐसे ही निकल सकता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इंडिविजुअली चेक करना है, कहीं से भी सैम के बारे में कुछ निकल रहा है आपको लिंक, सिर्फ आपको रेशियो पे देखने को मिल रहा है, लेकिन जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि टोटल वर्क कितना हक कितने यूनिट था, हम कैसे निकाल सकेंगे। हम रेशियो पे निकाल नहीं सकेंगे, ना टाइम पे ना एफिशिएंसी पे, कहीं पर नहीं निकाल पाएंगे। हम इसको कंबाइन करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एंड सेकंड को देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट में हमें क्या रखे, जो रावत है वो 16 दिन में काम कंप्लीट करता है, जो राकेश है वो 18 डेज में काम कंप्लीट करता है। ठीक है, उसके बाद हमको राकेश और सैम के टाइम का रेशियो भी बता रखा है कि उनके टाइम का रेशियो है 3:2। इसका मतलब सैम कितने दिन में काम कंप्लीट करता है ये भी मेरे को यहाँ से पता चल जाएगा 3:2 के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड से तो मेरा आंसर आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड से मेरा आंसर आ गया। अब आगे और चेक करेंगे, छोड़ना नहीं है यहाँ पे, पूरा इसको देख के चलना है आगे। अब चेक करते हैं अपने सेकंड और थर्ड से। पहले फर्स्ट और सेकंड में देखते हैं, कुछ अपने पास ऑप्शन ऐसा है, ए अलोन है अपने पास। ए लोन से तो नहीं आ रहा अपने पास, डेटा सफिशिएंसी ए एंड इधर स्टेटमेंट 1 और 3। हाँ, फर्स्ट के साथ स्टेटमेंट 1 हमने चेक कर लिया, फिर फर्स्ट के साथ स्टेटमेंट 3 में भी चेक करते हैं क्या उससे भी अपने पास आंसर आ जाएगा। एक स्टेटमेंट ये भी आ रहा है अपने पास, 1 और 3 चेक करते हैं। 1 में अपने पास था रावत और राकेश का अपने पास क्या था, टाइम था। थर्ड के अंदर हमको एफिशिएंसी दे रखी है रावत और सैम की। अगर एफिशिएंसी दे रखी है तो क्या मैं इसे टाइम का रेशियो नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। रिवर्सली प्रोपोर्शनल का रेशियो होता है, यानी कि इसका रेशियो आ जाएगा अपने पास, टाइम का रेशियो आ जाएगा 3:4। अब जब रावत का पता है मेरे को कि 16 दिन में काम कंप्लीट करता है, और सैम का भी मेरे को रेशियो पता है और रावत के साथ 3 और 4 है, तो मेरे को इसका मतलब सैम से भी पता चल जाएगा मुझे कितने दिन में काम कंप्लीट करता है। इसका मतलब फर्स्ट एंड थर्ड से भी मेरा आंसर आ रहा है। द मोमेंट फर्स्ट और थर्ड से भी आंसर आ गया, और ये मेरे को सेकंड ही ऑप्शन में दिख गया था, स्टेटमेंट 1 एंड ईदर स्टेटमेंट 2 और 3। तो यही अपना आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, दिस इज द राइट आंसर। बोलो समझ आया आपको।
सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन जो प्रीलिम्स लेवल के हैं वो हो सकता है आप कि बिना करे निकाल लोगे। मेंस में आपको जरूर करके निकालने पड़ेंगे, मैं उसको मानता हूं, बट प्रीलिम्स में आपको ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो एसबीआई पीओ में ही आपको देखने को मिलेंगे और इस तरह के क्वेश्चन आप कर लोगे वहां पे। चलो इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, अब वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ, सारे ऑप्शंस ट्राई करना, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही चेक करने की कोशिश किया करो। इसमें मैं कहा गया कि टू ट्रेन ए एंड बी स्टार्टेड टू रन, दे मीट एट 20 सेकंड्स, ठीक है, ए और बी स्टार्ट करती हैं चलना, 20 सेकंड बाद मिल जाती है। व्हाट इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो उन दोनों ट्रेन की टोटल लेंथ क्या होगी वो बतानी है, ए प्लस बी, दोनों ट्रेन की लेंथ, इंडिविजुअल लेंथ पता हो चाहे ना पता हो, दोनों की, हमको दोनों की टोटल लेंथ चाहिए, ये बात हमको बतानी है, ठीक है। सबसे पहले हमको बता रखा है स्टेटमेंट वन में, स्टेटमेंट वन में क्या बता रहा है, हमको स्पीड बता रखी है जो ट्रेन ए की अपने पास 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो ये हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर बता रखी है लेंथ बता रखी है ट्रेन ए और बी की सेकंड के अंदर, हमको 3:2 जो है वो क्या बता रखी है, लेंथ बता रखी है ट्रेन की। फिर बता रखी है स्पीड जो ट्रेन बी की है वो स्पीड भी हमको बता रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्पीड बता रखी है। हमको कहीं पर भी क्या ये बता रखा है कि दोनों ट्रेन एक सेम डायरेक्शन में जा रही है या अपने को डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, कुछ भी हो सकता है ना। टू ट्रेन ए एंड बी स्टार्टेड टू रन एंड दे मीट 20 सेकंड्स, दो ट्रेनें ए और बी चलना शुरू करती हैं और 20 सेकंड बाद मिल जाती है। हो सकता है दोनों ट्रेनें एक सेम डायरेक्शन में जा रही हो, ठीक है, फिर अपने अपने मिल जाए, या हो सकता है कि ट्रेन ट्रेन आमने सामने से आ रही हो तब भी अपने को दोनों ट्रेनें मिल सकती हैं, ठीक है ना। तो जब हमको पता ही नहीं कि वो ट्रेन कहाँ से मिलेगी तो मुझे कैसे बता सकता हूँ कि उसकी जो स्पीड होगी उसको हमें ऐड करना है या लेस करना है, नहीं पता चल सकता। तो चाहे मैं तीनों ही स्टेटमेंट को ले लूं तभी मेरा आंसर नहीं आएगा, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, ऑल स्टेटमेंट्स आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, समझ आया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास डेटा इंटरप्रिटेशन का, वीडियो को पॉज करके इसको बनाने का ट्राई करो, समझो इसको, इसमें क्या कह रखे हैं, जितना डेटा आपसे निकल रहा है उतना डेटा निकालने की भी ट्राई करो इसके अंदर। इसमें क्या रखे, द चार्ट गिवन बिलो शोज द डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ बर्गर्स सोल्ड इन फॉर शॉपकीपर्स, ठीक है, डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन बता रखे हमको बर्गर का, डिग्री में बता रखे हमको, ठीक है, एंड परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एवरेज ऑफ फूड आइटम सोल्ड बाय दीज 4 शॉपकीपर्स, उन चारों शॉपकीपर्स ने जो फूड आइटम सोल्ड किया उसका एवरेज भी जो है उसको एवरेज परसेंटेज के अंदर बता रखे, इस बात को ध्यान रखना बस आप, ठीक है। टोटल नंबर जो फूड आइटम है अपने पास, एक तो है बर्गर, एक है अपने पास नंबर ऑफ पिज्जास, दो टाइप की फूड आइटम्स है, ठीक है। सबसे पहले तो हमको जो है जो टोटल नंबर ऑफ बर्गर है वो 160 हमको दे रखे हैं, ठीक है। डिग्री पता है आपको, सबसे वाले 360 डिग्री होती है अपने पास टोटल, ठीक है, और टोटल 360 डिग्री की वैल्यू अपने को दे रखी है ऑलरेडी, 160 जो है उसकी वैल्यू दे रखी है अपने को, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले अपने पास 72 डिग्री है, ठीक है, तो अब इसको कैसे निकालते हैं, आपको 72 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 160, 72 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 160 ऐसे निकालेंगे, इसकी टेबल भी बना लेते हैं साथ में, उसमें साथ में ही लिख लेते हैं सब कुछ, पी क्यू आर एस आ जाएगा, बर्गर आ जाएगा, ठीक है। तो 72 डिग्री होता है अपने पास, 9 8 बजे, 8 चौक 32 होता है बर्गर, ठीक है। इसको करते हैं अपने 9 चौक 36, 4 चौक 56 हो जाता है अपने पास 56, ये हो जाता है अपने पास 9 6 चौक 24, 12 चौक 48, ये आप आए थे अपने पास सारे बर्गर, ठीक है। बर्गर आप उसके बाद रहते हैं अपने पास पिज्जा, पिज्जा की वैल्यू एंड टोटल, ठीक है। फिर हमें बता रखा है एवरेज नंबर ऑफ जो फूड आइटम्स थी 4 शॉप्स की, वो हमको बता रखा है एवरेज नंबर ऑफ फूड आइटम्स थी 100, इसको 4 शॉप्स की एवरेज, तो टोटल कितनी हो जाएगी इसके पास, टोटल हो जाएगी अपने पास 400, यानी ये जो सारी परसेंटेज है हमको, ये सारी परसेंटेज हमको 100 के अकॉर्डिंग दे रखी है, लेकिन एक्चुअल में फूड आइटम कितनी थी अपने पास 400, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें अपने पास 4 हो जाएगी, तो टोटल नंबर ऑफ आइटम निकल जाएंगे अपने पास 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चौक 72, 128, 6 चौक 24, 144, 4 चौक 56, तो बच जाएगा अपने पास, वो हो जाएंगे अपने पास पिज्जा, ये आ जाएगा 72 और ये आ जाएगा अपने पास 12, ठीक है। अपने पास बर्गर भी आ गए, पिज्जा भी आ गए, टोटल सारी वैल्यूज भी आ गई, जितनी वैल्यूज हमको कही थी उतनी वैल्यूज हमने सारी निकाली है एसबीआई में से। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में क्या कहते हैं, चलिए बनाए इसको, वीडियो को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का जरूर एक बार ट्राई किया करो। इसमें मैं कहा गया कि जो नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड किए गए क्यू एंड टी में वो 120 है टोटल,
टोटल नंबर ऑफ बर्गर बता रखे क्यू एंड टी के, जो कि अपने को दे रखे हैं 120, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ फूड आइटम जो एस एंड टी की है वो 56 ज्यादा है अपने पास आर से है। Then find the pizzas sold in shopkeeper टी is how much percent more or less than that of burger। तो पिज्जा कंपेरिजन करना है टी के अंदर वो बर्गर से कितने कम है कितने ज्यादा है, ठीक है। टी के अंदर हमको सारी वैल्यूज फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हमको जो बता रखे जो बर्गर थे अपने पास क्यू और टी में वो मिला के थे 120। क्यू के बर्गर तो हमको पता है 56 एंड क्यू एंड टी इन दोनों के हमको बर्गर दे रखे थे 120, ठीक है। उसमें से 56 अपने लेस कर देते हैं यहाँ से, ये आ देंगे 64। तो टी के अंदर जो बर्गर थे अपने पास ये आ देते हैं अपना 64 बर्गर, ठीक है। बर्गर तो आ गया अपने पास 64। फिर हमें कहा गया जो टोटल नंबर ऑफ आइटम थी अपने पास एस एंड टी टुगेदर, ठीक है, वो 56 ज्यादा थी अपने पास आर से। एंड टोटल नंबर ऑफ फूड आइटम सोल्ड इन शॉपकीपर एस एंड टी इज 56 मोर देन दैट ऑफ आर, ठीक है। तो एस और टी के अंदर अपने पास फूड आइटम 56 ज्यादा है आर से। आर के अंदर कितनी फूड आइटम्स थी अपने पास, आर के अंदर टोटल फूड आइटम्स थी अपने पास 144, तो इसमें 56 ज्यादा है, तो इसमें 56 और ऐड कर देते हैं अपने यहाँ से 6 10, ये हो जाएंगे 200, ठीक है। एस ओ टी में एस में से जिसमें हमको 56 तो ऑलरेडी पता है कि उसमें 56 फूड आइटम जो एस के अंदर है ये तो हमको नंबर पता है, बची हुई अपनी जो आइटम्स हो जाएंगी वो हो जाएंगी अपनी आइटम्स टी की, ठीक है। तो पीछे बचती है अपने पास 144। तो इसके अंदर अपने पास जो पिज्जा आए थे वो कितने आए थे प्लस वो आए थे बस 80 पिज्जा आए थे। अब हमको इसका परसेंटेज निकालना है कि जो नंबर ऑफ पिज्जा थे टी के अंदर वो कितने परसेंट कम या ज्यादा थे बर्गर से। तो बर्गर कितने अपने पास 64, पिज्जा कितने अपने पास 80, तो कितने ज्यादा है 16 ज्यादा है 64 से, ठीक है। यानी कि 25% अपने पास ज्यादा है, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 25% ज्यादा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए इसको, वीडियो को पॉज करो फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ। इजी पेपर है, सिर्फ आपको लगता है देखने में कि पेपर टफ है, बाकी पेपर इतना टफ नहीं होता है। इसमें हमें कहा गया कि ईच बर्गर सोल्ड एट ₹15 एंड ईच पिज्जा सोल्ड एट ₹60, देन फाइंड द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ रेवेन्यू जनरेटेड बाय शॉपकीपर पी फ्रॉम बर्गर एंड शॉपकीपर आर फ्रॉम पिज्जा। तो हमको बताना है कि टोटल रेवेन्यू कितना है जब पी ने बर्गर सोल्ड किया और आर ने जैसा पिज्जा सोल्ड किया, ठीक है। तो पी और ने बर्गर और आर ने पिज्जा सोल्ड किया। पी ने 40 बर्गर सोल्ड 32 बर्गर सोल्ड किया और आर ने 120 पिज्जा सोल्ड किए। पी ने तो 32 बर्गर सोल्ड किए और आर ने 140 पिज्जा सोल्ड किए, ठीक है। तो 140 पिज्जा के तो था प्राइस 60 और बर्गर का प्राइस था 15, तो ये आ जाएगा अपने पास 48 84। ये क्या है, नंबर गलत कर दिए कुछ। आर ने अपने क्या सोल्ड किए थे, पी बर्गर आर पिज्जा, आर के पिज्जा अच्छा 120 थे, 40 ने 120 थे, तो यहाँ आ जाएगा 7200, ठीक है। तो टोटल आया था अपने पास 680, इससे अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर, दैट इज 7680। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास अर्थमेटिक का, ध्यान से बनाओ इस क्वेश्चन को क्योंकि आपको 8 से 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अर्थमेटिक को छोड़ के मैं फिर कह रहा हूं आपको पेपर सॉल्व नहीं होगा, अर्थमेटिक को जरूर जरूर बनाना है इसको। इसमें कहा गया कि अथिक इन्वेस्टेड ₹X इन स्कीम पी विच ऑफर सिंपल इंटरेस्ट एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 5 years एंड स्कीम क्यू ही इन्वेस्टेड 50% मोर देन स्कीम ए। स्कीम क्यू में स्कीम पी से सिर्फ 50% ज्यादा इन्वेस्ट करता है, विच ऑफर कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि 20% पे 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफर करता है। इफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अथिक इन स्कीम पी इज 2500, फाइंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अथिक इन स्कीम क्यू। तो बताना है स्कीम क्यू में उसको कितना इंटरेस्ट मिला। देखो दो स्कीम थी इसके पास, स्कीम पी थी एक स्कीम क्यू थी, दो स्कीम में उसने इन्वेस्ट किया था। स्कीम पी में जो उसने इन्वेस्ट किया था उसने एक्स रुपीज इन्वेस्ट किया था, 10% से 5 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे उसने इन्वेस्ट किया था, तो यानी कि 50% पे इन्वेस्ट किया था, ठीक है। तब जो उसको इंटरेस्ट मिला है वो इंटरेस्ट था इसका 2500 रुपए। स्कीम पी के अंदर जो इंटरेस्ट मिला है वो कितना था उसका, वो इंटरेस्ट था इसका 2500 रुपए। तो यहां से अपने काट लेते हैं, ये आ जाएगा 50, तो यानी एक्स की वैल्यू कितनी आई थी इसने 5000, ठीक है। अब ये कहता है जो स्कीम क्यू में इसने इन्वेस्ट किया था वो 50% ज्यादा इन्वेस्ट किया था स्कीम पी से। स्कीम पी में इन्वेस्ट किया था 5000, तो क्यू में इन्वेस्ट किया था इसने 7500, ठीक है। ये कैसे इन्वेस्ट किया 20% पे 2 ईयर्स के लिए, 20% से 2 ईयर्स के लिए। तो एक्यूमुलेटिव जो इसका इंटरेस्ट निकलेगा वो कितना निकलेगा, इसका एक्यूमुलेटिव इंटरेस्ट वो मिलेगा 44%, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट था इसमें, ठीक है। तो इसको अपने यहाँ से काट लेते हैं, 25 25 चौक 111, तो इसका जो इंटरेस्ट आता है ये आता है 3300 रुपए, और ये हमको फाइंड करना था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब आप इतना इजी क्वेश्चन को सिर्फ लेंथ देखकर छोड़ दोगे तो फिर वो सिर्फ आपकी गलती है, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं था,
बहुत इजी क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलते हैं एग्जाम में जो बच्चे छोड़कर आते हैं। ठीक है, इसलिए पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ जरूर लेना उसको स्किप करने से पहले, और लेंथ देखकर सिर्फ स्किप मत कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाओ इसको, वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को फिर खुद से बनाने का ट्राई करो। इसमें मैं क्या रखा है जी, कॉस्ट प्राइस है एक बुक की, वो है अपने पास 100 बाई, एंड इट इज मार्क 40% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, तो उसका मार्क प्राइस 40% अबव है कॉस्ट प्राइस से, एंड सोल्ड टू सक्सेसिव डिस्काउंट, टू सक्सेसिव डिस्काउंट दिए उस पर 10-20% का और 10% का, और उसके बाद जो बुक थी वो 2016 रुपए में वो बुक उसने सोल्ड कर दी। ठीक है, इफ द मार्क प्राइस ऑफ पेन इज X% मोर देन द बुक एंड 500 डिस्काउंट ऑफर ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द पेन, देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक इज 340 मोर देन द बुक, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। देखो सबसे पहले ये कह रहे हैं कि कोई बुक है अपने पास, उसका कॉस्ट प्राइस है अपने पास 100 बाई का। ठीक है, 40% से अबव उसका मार्क प्राइस है, तो उसका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 140 बाई का, उसका मार्क प्राइस बनेगा। उस पर इसने क्या किया, टू सक्सेसिव डिस्काउंट लगा दिया, पहले 20% का डिस्काउंट लगा दिया, फिर उसने एक डिस्काउंट और थोप दिया उसके ऊपर, कितने परसेंट का, 10% का एक डिस्काउंट और थोप दिया उसने। ठीक है, पहले 20% का उसने अगर डिस्काउंट लगाया तो 28 रुपए का डिस्काउंट लग चुका है इसमें अपने पास, तो 100, ठीक है, तो 112 तो ये बच गया अपने पास 20% का डिस्काउंट लगा गया, फिर उसने 10% का डिस्काउंट और लगा दिया, तो 11.2 और लेस हो जाएंगे इसमें अपने पास, तो बचेगा 100.8, यानी उसका सेलिंग प्राइस आ गया अपने पास 100.8 वाई, ये आ गया उस बुक का अपने पास सेलिंग प्राइस। गॉट इट, इतनी बात समझ आ गई। अब जो ये सेलिंग प्राइस था 100.8, इसकी वैल्यू ये कह रहा है कि 2016 है, 2016 में बांटेगी है। ठीक है, तो अपने इसका निकाल सकते हैं कॉस्ट प्राइस, यहाँ से 2016 डिवाइड बाई 100.8 कर लेते हैं यहाँ से, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना था 100, जीरो कट के यहाँ आ जाएगी, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस जो उसका आ जाएगा उस बुक का जो 100 वाई की वैल्यू थी, ये वैल्यू आई थी अपने पास 2000। उस बुक का कॉस्ट प्राइस था, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस था, वो कॉस्ट प्राइस था उसका 2000। इतनी बात आपको समझ आ गई। ठीक है, अब चलते हैं आगे। उसके बाद क्या आ गया, इफ द मार्कअप प्राइस ऑफ द पेन इज X% मोर देन द बुक, मार्कअप प्राइस, अब पेन की बात हो रही है, अभी तक तो यहाँ बुक की बात हो रही है, अब पेन की बात कर रहे हैं, उसको कंपेयर कर रहे हैं कि पेन का जो मार्कअप प्राइस है बुक से वो X% ज्यादा है, बुक से X% ज्यादा है। अभी तक हमको X% की वैल्यू नहीं पता, जो हमको एक्चुअली में फाइंड भी करनी है, तो आगे देखते हैं। देन द बुक एंड 500 रुपीज डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन द मार्क प्राइस ऑफ पेन, पेन के मार्क प्राइस पे 500 रुपए डिस्काउंट पे सोल्ड किया। देन द सेलिंग प्राइस जो पेन का था वो 340 ज्यादा था अपने पास बुक से, तब जो मार्क उसका सेलिंग प्राइस था वो 340 ज्यादा था बुक्स पे। बुक का सेलिंग प्राइस हमको पता है 2016 था अपने पास। ठीक है, उसमें 340 और ऐड कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, इसमें 340 और ऐड कर देते हैं अपने पास, ये आ जाएगा अपने पास 2356 पे आ जाएगा अपने पास। ठीक है, ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस, 2356 सेलिंग प्राइस आया, उसमें हमने 500 रुपए डिस्काउंट भी तो ऑफर किया था, उस बुक में 500 रुपए डिस्काउंट भी तो ऑफर किया था, तो डिस्काउंट ऐड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास 2856, ये आ जाएगा अपने पास पेन का मार्क प्राइस। अब हमको ये कहा गया था कि जो पेन का मार्क प्राइस था वो 100x% ज्यादा था, किससे ज्यादा था, बुक के मार्क प्राइस से। तो बुक का मार्क प्राइस कितना था 140x, एक्स की वैल्यू अपने ने यहाँ 140y, सॉरी, ठीक है माय बैड 140y, तो y की वैल्यू अपने ने यहाँ पे निकाली थी, 100y की वैल्यू थी अपने पास 2000, तो 140y की वैल्यू अपने यहाँ से निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी अपने पास, ये आ जाएगी अपने पास 2800। ठीक है, यानी कि 56 रुपए का उसने ऐड किया था, 56 रुपए क्या कितना परसेंट था 2800 का, 56 2800 कितना परसेंट होता है 2%, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 2%, यही अपने को फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, कितने परसेंट ज्यादा है, 2% की वैल्यू है वो उससे ज्यादा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए, इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो, बोर्ड एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन की लेंथ बड़ी है, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, आपको डेली क्लास में मैं आपको करवाता हूं, और इससे ज्यादा इजी पेपर नहीं आएगा आपका। आपको लग रहा है टफ शिफ्ट है क्योंकि सिर्फ लेंथ बड़ी है, इस वजह से आपको लग रहा है ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है, बट इतना तो करना पड़ेगा एसवीपीओ में। इसमें हमें कहा गया कि इन रिवर, एक रिवर में स्पीड ऑफ बोट थी जो स्टिल वाटर की, वो 5 टाइम थी स्पीड ऑफ स्ट्रीम से। ठीक है, स्टिल ऑफ स्पीड जो थी रिवर बोट की वो 5 टाइम ज्यादा थी, अपने 5 टाइम थी स्ट्रीम से। ठीक है, एंड बोट टेक 2 आवर मोर टू कवर 144 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन इट टू टेक सेम डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम। फिर ये कह रहा है कि वो बोट 144 किलोमीटर अपस्ट्रीम में 2 घंटे ज्यादा लगा लेती है डाउनस्ट्रीम के कंपैरिजन कवर करने में। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन रिवर बी, अब 2 रिवर आ गई, बोट 2 नहीं है, रिवर 2 है, जब अलग अलग 2 नदियां होंगी तो उनकी धारा भी अलग अलग होगी, उनकी स्ट्रीम भी अलग अलग होगी। तो जो रिवर बी की स्ट्रीम है वो 1 किलोमीटर लेस है अपने पास स्ट्रीम रिवर ए से। ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ बोट है, स्पीड ऑफ बोट इन बोथ द रिवर ए एंड बी इज सेम, यानी दोनों बोट की जो स्टिल वाटर की स्पीड है ए और बी दोनों के अंदर, वो स्पीड अपनी सेम हो जाएगी। ठीक है, देन फाइंड द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट, तो बोट बी की अपस्ट्रीम स्पीड है उसको फाइंड कर।
समझ आ गया क्वेश्चन? समझा दिया मैंने आपको अच्छे से। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। सबसे पहले बात करते हैं बोट ए की। ठीक है, बोट ए में जो अपने पास स्पीड होती है, तो स्टिल वाटर की स्पीड होती है, एक डाउनस्ट्रीम स्पीड होती है, एक अपने पास अपस्ट्रीम स्पीड होती है, एक अपने पास होती है स्ट्रीम। अब ये कह रहा है कि जो उसकी स्टिल वाटर की स्पीड थी वो 5 टाइम है, वो देखो उसकी स्ट्रीम से, उसकी स्ट्रीम अगर वाई है तो स्टिल वाटर की स्पीड कितनी हो जाएगी उसकी 5 वाई, अपस्ट्रीम क्या हो जाएगी 4 वाई, और डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगी उसकी 6 वाई। यही हो जाएगी बोट ए में। बोट बी की भी साथ में बात कर लेते हैं हम। बोट बी की भी 3 स्पीड हो जाएंगे, स्टिल वाटर, डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। स्टिल वाटर स्पीड इन दोनों बोट की सेम है। हमको एक बार बताया गया था कि कहाँ गया, हाँ, बोथ द रिवर में ए और बी की जो स्पीड है अपने को वो सेम है। तो स्टिल वाटर स्पीड ए की सेम है तो बी की भी अपने पास सेम हो जाएगी। अब कभी भी स्पीड सेम है तो उसमें ये मत कर देना कि ए की डाउनस्ट्रीम स्पीड भी सेम हो जाएगी और रिवर बी के अंदर उस बोट की डाउनस्ट्रीम स्पीड भी सेम हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब हम डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम आते हैं तो उसमें एक बात हमेशा याद रखना कि उसमें स्ट्रीम भी आपकी इंक्लूडेड है, चाहे तो लेस की गई है चाहे तो वो एक्सक्लूडेड है, ऐड की गई है, उल्टा बोल दिया। ठीक है, अगर स्टिल स्ट्रीम जो थी रिवर ए के अंदर वो वाई थी, तो जो रिवर बी में है वो 1 किलोमीटर लेस है अपने पास रिवर ए से, तो रिवर बी की जो स्ट्रीम कितनी हो जाएगी इसमें अपने पास, ये स्ट्रीम हो जाएगी अपने पास y-1। ये है रिवर बी की स्ट्रीम। इतनी बात आप याद रखना। ठीक है, अब रिवर वन में हमको बताया गया था जो बोट है वो 144 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है, 144 किलोमीटर अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम जाती है। जब अपस्ट्रीम जा रही है तो उसको 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। अपस्ट्रीम की क्या स्पीड है 4 वाई, अपस्ट्रीम 4 वाई से जाएगी, और डाउनस्ट्रीम स्पीड है 6 वाई। इसमें उसको 2 घंटे का डिफरेंस लग रहा है। ठीक है, इसको काट लेते हैं, 4 6 24, 6 6 24। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास 12 इज इक्वल टू 2 वाई। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 6। द मोमेंट y की वैल्यू 6 आ गई तो स्ट्रीम भी आ गई मेरे पास 6, स्पीड भी आ गई स्टिल वाटर में, बोट ए की स्पीड भी आ गई सारी अपने पास, ये आ जाएगी 30, 24, 36। और बोट बी की स्पीड भी कितनी आ जाएगी अपने पास 30, और स्ट्रीम कितनी आ जाएगी बोट बी की, ये आ जाएगी 5। यानी अपस्ट्रीम स्पीड होगी 25 और डाउनस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी इसकी 35। सारी स्पीड निकल चुकी है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इन बी, रिवर बी। तो बोट बी की जो रिवर बी के अंदर स्पीड कितनी हो जाएगी अपस्ट्रीम 25। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर, दैट इज 25 किलोमीटर पर आवर जो है वो बोट की स्पीड हो जाएगी। अब बताओ क्या समझ नहीं आया आपको? एक एक पॉइंट मैंने आपको डिस्कस किया इसके अंदर, कैसे स्पीड निकालते हैं, कैसे स्ट्रीम निकाल सकते हो आप, किस तरह से आप अलग अलग रिवर को कंपेयर कर सकते हो, जो बहुत जरूरी है, उसको उसको कभी अवॉइड मत कर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाएं इसको, वीडियो को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो। इसमें हमें कहा गया कि रवि एंड शंकर इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन अ बिजनेस इन रेशियो 4:7। रवि और शंकर है कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं एक बिजनेस में 4:7 में। ठीक है, इफ रवि एंड शंकर इन्वेस्टेड द अमाउंट फॉर 8 ईयर एंड 10 ईयर्स, 8 साल और 10 साल के इन्वेस्ट करते हैं, एंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ रवि दे रखे वो 624 है, फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ शंकर बता। सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। रवि एंड शंकर है, ठीक है, दोनों ने अमाउंट इन्वेस्ट किया 4 और 7, यानी कि 4x और 7x अमाउंट इन्वेस्ट किया। ठीक है, फिर रवि और शंकर ने क्या किया, रवि ने इन्वेस्ट किया 8 साल के लिए, शंकर ने इन्वेस्ट किया 10 साल के लिए। ठीक है, तो जिनका प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा, वे आ जाएगा 32, ये आ जाएगा अपना 70x। ठीक है, अब उसके अंदर बता रखा था जो प्रॉफिट था अपने पास रवि का वो कितना, 624। और हमको फाइंड करना है शंकर का, शंकर का कितना था अपने 70, यही था अपने पास। ये कट जाएगा अपने पास 4 8 32, 4 6 24, 4 से फिर कर देगा 4 4 4 3 12, 4 9 36। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास 35। इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, 35 में 65 1365 आ जाता है। तो अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1365। सिंपल क्वेश्चन था ये तो, बहुत जल्दी करने वाला क्वेश्चन था आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रॉन्ग नंबर सीरीज। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि रॉन्ग नंबर सीरीज बहुत टफ है, उनको समझ नहीं आती, और वो ये भी सोचते हैं कि हमारी शिफ्ट में रॉन्ग नंबर सीरीज ना आए। पर मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको रॉन्ग नंबर सीरीज की डेली क्लासेस में कि आपको रॉन्ग नंबर सीरीज ही अच्छी लगने लगेगी। पहले वीडियो को पॉज करो, इसका लॉजिक ढूंढो, सोचो इसमें कौन सा नंबर जो है वो रॉन्ग हो सकता है। 35, 54, 75, 101, 137, 199। देखो इसमें जो डिफरेंस है, सबसे पहले डिफरेंस में देखते हैं क्या डिफरेंस अपने को देखने को यहाँ मिल सकता है। ठीक है, यहाँ जो डिफरेंस देखने को मिलता है 19 का, ये डिफरेंस होता है अपने पास 21 का, यहाँ डिफरेंस होता है 26 का अपने पास, यहाँ अपने पास डिफरेंस जो होता है ये होता है अपने पास 36 का डिफरेंस, और फिर यहाँ जो हमें डिफरेंस देखने को मिल जाता है वो मिल जाता है अपने पास 62 का। ठीक है,
अब इसमें देखते हैं क्या डिफरेंस देख सकते हैं अपने पास, 19, 21, 26, 36, 62, 62। ऐसे तो सच कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन इसमें डबल डिफरेंस देख सकते हैं हम यहाँ पे। यहाँ हमको कोई डबल डिफरेंस पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे अपने को 10 का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, यहाँ अपने को डिफरेंस देखने को मिल जाता है 26 का। ठीक है, तो 2, 5, 10 और 26, ये अपने इसको क्या कह सकते हैं, ये तो होता है अपने पास 2 का स्क्वायर प्लस 1, ये होता है अपने पास 3 का स्क्वायर प्लस 1, ये होता है अपने पास 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2, 5, 10। तो इसका मतलब अपने पास जो नेक्स्ट होना चाहिए वो अपने पास 4 का स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए था यहाँ पे। इसका मतलब ये जो 26 अपने पास ये डिफरेंस रॉन्ग है, यानी कि 62 डिफरेंस रॉन्ग है। इसका मतलब जो उसका नेक्स्ट नंबर होता है वो रॉन्ग होता है, यानी कि 199 ही अपने पास रॉन्ग नंबर है। तो इसका अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 199, एंड दिस इज आवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए। इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ, खुद से इसका लॉजिक ढूंढो, सोचो कौन सा नंबर है जो उसमें आपको रॉन्ग देखने को मिलता है। 352, 297, 218, 175, 116 एंड 86। डिक्रीजिंग ऑर्डर में सारे अपने पास जो नंबर्स हैं वो लेस हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखो क्या नंबर लेस हो जाता है। इसमें देखो अगर मैं 352, 297, कुछ इसमें आसपास स्क्वायर का दिख रहा है, कुछ नंबर दिख रहा है। 19 होता है अपने पास 361। ठीक है ना, 19 का स्क्वायर होता है 361। ठीक है, तो 361 में देखना तो ये तो अपने पास 9 लेस हो जाता है। फिर 17 का स्क्वायर होता है अपने पास 289। 17 का स्क्वायर होता है अपने पास 289, तो इसमें अपने पास 8 प्लस में हो जाता है। ठीक है, 15 का होता है अपने पास 225, 16 का होता है 256, 15 होता है अपने पास 225 का, तो यहाँ पे अपने पास प्लस के 7 देखने को मिल जाता है। ठीक है, 14 होता है अपने पास 196। ठीक है, तो 196 से 175 हो जाता है अपने पास। ठीक है, ये था 21, यहाँ पे अपने पास रॉन्ग नंबर आ जाता है। यहाँ आना था अपने पास 14 का स्क्वायर माइनस का 8 होता है, इसका मतलब 175 है, यही अपना रॉन्ग नंबर है। तो इसका अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 175। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपके पास 443, 487, 533, 581, 631 एंड 684। इसमें बताओ कौन सा रॉन्ग नंबर है अपने पास। 443, 487, 533, 581, 631 और 684। इसमें मैं अगर डिफरेंस देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे जो मेरे को डिफरेंस देखने को मिल जाता है वो मिल जाता है 44 का डिफरेंस। यहाँ जो डिफरेंस देखने को हमको मिलता है अपने पास, ये मिलता है अपने पास 46 का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। यहाँ जो डिफरेंस देखने को मिलता है मेरे पास, ये मिलता है 48 का। और यहाँ जो डिफरेंस देखने को मिलता है ये मिलता है 50 का। और जो नेक्स्ट डिफरेंस है अपने पास ये मिलता है 53 का। तो 44, 46, 48, 50, 53, इस तरह से अपने को डिफरेंस देखने को मिलता है। अब इसको अपने कैसे एक सीक्वेंस में बनाते हैं, कौन सा डिफरेंस अपने को यहाँ पे गलत देखने को मिलता है। देखो 44, 46, 48, 50, तो अपना नेक्स्ट डिफरेंस होना था यहाँ पे 52, इसका मतलब 684 है, यही अपना रॉन्ग नंबर। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 684। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट नंबर आपके पास 13, 22, 40, 67, 103 एंड 149। यहाँ डिफरेंस देखते हैं, यहाँ क्या क्या अपने को डिफरेंस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे पहले मैं जो डिफरेंस देखता हूँ 13 से बन जाता है अपने पास 22 पे। ठीक है, तो यहाँ है 9 का डिफरेंस। फिर यहाँ अपने को डिफरेंस देखने को मिलता है 18 का, यहाँ डिफरेंस देखने को मिलता है 27 का। फिर जो अपने पास डिफरेंस आए थे ये आता है 36 का, और फिर जो अगला डिफरेंस आता है अपने पास देखने को ये आता है 46 का। ठीक है, तो 9 से देखते हैं 9, 18, 27, 9 5 45 होना था हमारा, 46 या 45 आना था, इसका मतलब 149 है, ये अपना रॉन्ग नंबर है। तो इसका अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 149, एंड दिस इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए बनाए। इसको क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो, कितना बनता है आपसे। अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन है, जितना जल्दी बना सको उतना जल्दी बनाने का ट्राई किया करो ऐसे क्वेश्चंस को। इन क्वेश्चंस में टाइम बचाया करो, क्योंकि आपको आगे बहुत अच्छे क्वेश्चंस करने होते हैं। सबसे पहले अपने पास है 234 है, प्लस 73 इंटू 6 हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा अपना 6 × 18, 7 42 48, 438 आ जाएगा अपने पास, माइनस एक्स इज इक्वल टू 276 है, उसको डिवाइड करना है अपने को, 276 को डिवाइड करना है अपने को 4 से, 4 24, 4 9 36, 69 ये हो जाएगा अपने पास। क्या क्या नंबर आ जाएगा, 234 आ जाएगा एक नंबर अपने पास। ठीक है, इसको ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 8 4 12, 3 3 6 7 और 6, इसमें से 69 हम लेस कर देते हैं, तो यहाँ अपने पास जो नंबर आ जाएगा वो आता है 603, एंड ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर, 603। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट नंबर है अपने पास 8 मल्टीप्लाई 1100, ठीक है, डिवाइड बाई 20 प्लस 188 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 4, ये अपने पास नंबर दे रखे। ठीक है, तो यहाँ तो जो नंबर आता है ये तो अपने पास आ जाता है नंबर 1100 का।
ठीक है। 1100 मल्टीप्लाई 8/5, तो ये इसको काट भी लेते हैं, 4 से कर देगा, 4 दुनिया 4 5 20, तो यानी कि ये होता है अपने पास 2200, 2200 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 चौक 20, तुम्हारे प्लस इसमें 188 और ऐड करना पड़ेगा अपने को, 188 इसमें ऐड कर देते हैं, 8 4 12, 628 और मल्टीप्लाई में था ना, हाँ तो डिवाइड में करते हैं 4, तो ये आ जाएगा अपना 4 5 20, 4 7 28, 157। ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर, दैट इज 157। इन क्वेश्चंस में मैं आपको इसलिए टाइम नहीं देता हूँ क्योंकि यार बहुत जल्दी गया और वीडियो को पॉज कर दिया, उसमें 1 मिनट भी लगाने की जरूरत नहीं है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को निकाल दिया करो। 58% ऑफ 1500 का, पहले तो 1500 का 58% करो, 15 8 120, 15 5 75, 20 87, ठीक है। माइनस है अपने पास 7x का, ठीक है, इज इक्वल टू फिर अपने पास 395, ओके, तो 395 अपने को इसमें से लेस कर लेना है। सबसे पहले तो यहाँ पे लेस हो जाएगा, ये 16 में 7, 475 आया था अपने पास, 475 में अपने 7 से डिवाइड भी कर देंगे साथ में इसको, तो ये आता है अपने पास 7 6 42, 7 5 35, 65 इज आवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी 65, ओके। नेक्स्ट अपने पास 7/12 ऑफ 540, ठीक है, -24 मल्टीप्लाई 9 प्लस 78, इसको अपने को निकालना है, ठीक है। 7/12 ऑफ 540 है ना, हाँ 540 बनता है अपने पास, इसको काट लेते हैं, 12 चौक 48, 12 5 60, मल्टीप्लाई 5 कर लेते हैं, 7 5 35, 28 29 30 31, 315 आते हैं। माइनस करने अपने पास इसमें 24 मल्टीप्लाई 9 प्लस 78 भी ऐड कर देना है इसमें अपने पास, ये देगा 398, उसमें 24 में अपने को 9 से मल्टीप्लाई और कर लेते हैं, तो ये तो अपने पास 9 चौक 36, 18 19 20 21, ठीक है, तो ये अपने पास 7 और 7 177, ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 177। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक और क्वेश्चन है, अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके पास, इसलिए वीडियो को पॉज करो, ध्यान से इस क्वेश्चन को बनाओ, टफ नहीं है, फिर मैं कह रहा हूँ लैंग्वेज बड़ी है, क्वेश्चन टफ नहीं है, इसको ध्यान से बनाओ वीडियो को पॉज करके। इसमें मैं क्या रखा कि एक ट्रेन है जिसकी लेंथ दे रखी है 300 मीटर, रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर, कैन क्रॉस अनदर ट्रेन एंड अ पैसेंजर। एक ट्रेन है 300 मीटर उसकी लेंथ है, वो क्रॉस करती है एक दूसरी ट्रेन को, प्लस एक दूसरी ट्रेन के अंदर ना एक बंदा बैठा है, उस बंदे को भी वो ट्रेन क्रॉस करती है, ठीक है, हु सिटिंग इनसाइड ट्रेन बी। ये देखो, जो उस ट्रेन बी के अंदर एक बंदा बैठा है उस बंदे को भी क्रॉस करती है, ट्रेन को क्रॉस करती है 20 सेकंड में, बंदे को क्रॉस करती है 10 सेकंड में। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। Find the time taken by train B to cross a cyclist who is running in same direction at the same B. अब ये बता रखे जो दूसरी ट्रेन थी जिसमें बंदा बैठा था ट्रेन बी, वो ट्रेन क्रॉस करती है एक साइकिलिस्ट को, एक साइकिल चला रहा है बंदा, ठीक है, उसको क्रॉस करती है सेम डायरेक्शन में जाती है, उसकी स्पीड भी दे रखी है हमको 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है ट्रेन कितने टाइम में क्रॉस करती है साइकिलिस्ट को। नोट द गिवन ट्रेन आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद ईच अदर। जो ट्रेन ए और बी थी ये एक दूसरे की तरफ आ रही है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, ठीक है। समझ आ गया क्वेश्चन आपको। अब देखो, पहले ट्रेन ए और बी थी, ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, ट्रेन ए की लेंथ थी अपने को 300 मीटर बता रखी थी अपने को, क्या ट्रेन बी की लेंथ मेरे को कहीं बता रखी है? ट्रेन बी की लेंथ मुझे कहीं नहीं बता रखी। ट्रेन ए की लेंथ तो मैं 300 लिख लेता हूँ, ट्रेन बी की लेंथ को मैं डायरेक्ट बी ही लिख लेता हूँ अभी एक बार, ठीक है। ट्रेन ए की स्पीड कितनी थी? 54 किलोमीटर प्रति घंटे की ट्रेन ए की स्पीड थी, तो 54 को मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके इसको कन्वर्ट कर लूंगा स्पीड को, मीटर पर सेकंड में आ जाएगी अपने पास, तो ये आ जाएगी अपने पास 15 मीटर पर सेकंड। ये होगी ट्रेन ए की स्पीड, ठीक है। ट्रेन ए ने ट्रेन बी को क्रॉस किया 20 सेकंड में। क्या मेरे पास ट्रेन बी की स्पीड है कहीं पर? ट्रेन बी की स्पीड तो मेरे को अभी तक कहीं नहीं दे रखी ना, क्या दे रखी है अपने को? एक साइकिलिस्ट करता है रनिंग इन सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ ट्रेन बी विद स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर। साइकिलिस्ट की स्पीड है, ट्रेन बी की मेरे पास स्पीड भी नहीं है, तो जो ट्रेन बी की जो स्पीड है, स्पीड इसको मैं वी मान लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ वी, ठीक है। अब हमें एक बात और कही थी, ये तो मैंने क्रॉस करा दिया ट्रेन ए को ट्रेन बी से। अब ट्रेन ए है जिसकी लेंथ है अपने पास 300 मीटर है, उसने क्रॉस किया था एक आदमी को जो कि ट्रेन बी में बैठा था। जब एक आदमी ट्रेन बी में बैठेगा, क्या मैं उस टाइम पे ट्रेन बी की स्पीड को भी ऐड लेंथ को भी ऐड करूंगा? बिल्कुल नहीं ऐड करूंगा। क्यों? क्योंकि ट्रेन फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक क्रॉस कर रही है, लेकिन ट्रेन एक क्रॉस कर रही है एक आदमी को, मानो जैसे एक पोल को क्रॉस करती है, सेम उसी तरीके से, इसलिए लेंथ सिर्फ ट्रेन ए की ही आएगी। लेकिन जब आप पोल को क्रॉस करते हो ना, तो पोल एक जगह पे स्थिर होता है, ठीक है, एक ही जगह पे फिक्स होता है, वो मूव नहीं करता। लेकिन अब जहां ट्रेन बी के अंदर जो बंदा बैठा है वो बंदा मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है? उतनी ही स्पीड से जिस स्पीड से, क्योंकि ट्रेन बी मूव कर रही है, बंदा तो खुद से तो भाग नहीं रहा,
ट्रेन बी भाग रही है, इस वजह से उसकी स्पीड जो ट्रेन बी की है यहाँ पर जरूर ऐड होगी, और यही कॉन्सेप्ट है, यहीं पे तुम लोग गलती करते हो। तो ट्रेन ए की स्पीड आ जाएगी अपने पास 15, ट्रेन बी की जो स्पीड थी मेरे को उस टाइम पता नहीं थी, ये आ जाएगी वी, ये क्रॉस कर देते हैं 10 सेकंड में, ट्रेन इस बंदे को जो बैठा था उसको क्रॉस कर देती है। समझ आ गई आपको इतनी बात? ठीक है, तो ये 10 से 10 कट जाएगा, तो वी की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे देखने को मिलती है, वी की वैल्यू आई थी मेरे पास 15। ठीक है, वी क्या है, ट्रेन बी की स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड। अब ट्रेन बी की स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड, वी इसको मैं वैल्यू यहाँ रखता हूँ 15। ठीक है, तो ये आ जाएगी 30, 300 प्लस बी आ जाएगा इक्वल टू 15 30 600। तो ट्रेन बी की जो लेंथ आ जाएगी वो भी कितनी आ जाएगी, 300 मीटर। ट्रेन बी की लेंथ भी आ चुकी है, ट्रेन बी की स्पीड भी आ चुकी है, ट्रेन ए की लेंथ और स्पीड तो हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दी ही हुई थी। अब देखो उसके बाद क्या कहते हैं, अब हमें ये बताना है कि ट्रेन बी एक साइक्लिस्ट को क्रॉस करती है। ठीक है, ट्रेन बी की लेंथ कितनी है, 300। साइक्लिस्ट है जो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब उनकी स्पीड जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। ट्रेन बी की स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड, साइक्लिस्ट की स्पीड है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर, उसको मैं कन्वर्ट कर लूंगा मीटर पर सेकंड में 5/18 से, तो साइक्लिस्ट की स्पीड कितनी हो जाएगी मेरे पास, 5/18 से करता हूं तो 5, यानी कि 15 माइनस 5। ठीक है, क्या हो गया 10, 300 डिवाइड बाई 10, कितने टाइम में क्रॉस करेगी, 30 सेकंड में ट्रेन उस साइक्लिस्ट को क्रॉस कर देगी। बोलो कैसा लगा क्वेश्चन, समझ आया आपको क्वेश्चन? कॉन्सेप्ट आपको हर क्वेश्चन में नए सीखने को मिलते हैं, और ये परफेक्ट लेवल है आपका जो एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाओ। इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का ट्राई करो। इसमें ये कह रहा है कि पाइप ए और बी मिलकर इस टैंक को 22 से 2/9 घंटे में फिल कर देते हैं। इफ पाइप बी इंक्रीज इट्स एफिशिएंसी बाय 25%, देन बोथ कैन फिल द टैंक इन 20 आवर्स। अगर पाइप बी अपनी एफिशिएंसी को 25% से बढ़ा देती है तो दोनों मिलकर उस टैंक को 20 घंटे में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो हमें क्या करेंगे, ए और बी ने उस टैंक को कितने टाइम में कंप्लीट किया, 22 सही 2/9, यानी कि 200/9 आवर, इतने टाइम में कंप्लीट कर लिया था। तो 1 घंटे में कितना कंप्लीट करते हैं, 1/a आ जाएगा बस 1/b, ये हो जाएगा 9/200। ठीक है, ये तो होगी एक बात। अब इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि जो पाइप बी है वो अपनी एफिशिएंसी को 25% से बढ़ा देती है, और जब बढ़ा देती है तब बोथ द टैंक्स कैन फिल इन 20 आवर्स, तब उनको 20 घंटे लगते हैं उस टैंक को फिल करने में। एक ही एफिशिएंसी में तो कोई चेंजेस नहीं आया, एक तो अपनी एफिशिएंसी जैसे भी काम कर रहा था वैसे ही काम कर रहा है, अभी भी चेंजेस तो बी में आए हैं ना, बी की एफिशिएंसी बढ़ी है, जितनी एफिशिएंसी बढ़ी है उतना जो है उसका टाइम कम हो जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ती है तो टाइम कम हो जाता है ना। तो अब उसको क्या किया, उन दोनों ने 20 घंटे लगे, पहले कितने लग रहे थे उनको 200/9, अब उनको लग रहे हैं 20 घंटे, कितने का डिफरेंस आ गया वो हम देखते हैं। पहले एफिशिएंसी थी अपने पास 1/b, ठीक है, फिर एफिशिएंसी होगी अपने पास 5b/4। ठीक है, एफिशिएंसी उसने बढ़ा दी थी अपनी। ठीक है, तो पहले अपने करता है 9/200 टाइम में, अब ये कितने टाइम में करेगा, 1/20। ठीक है, इसको ये बी मैंने ऊपर गलत लिख दिया था, 5b/4। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास एलसीएम आ जाएगा 4b का। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा अपना 4 - 5 आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा अपने पास 10 का आ जाएगा 1/, आ जाएगा अपने पास 200। बी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी 50। ठीक है, हमको फाइंड करना था इन हाउ मेनी आवर्स जो पाइप ए है वो उसको कितने टाइम में फिल करते हैं। ठीक है, ए और बी ने मिलकर उस काम को कितने किया, 200/9 टाइम में फिल, 200/9 घंटे लगे थे ए और बी को। बी अकेले को लगे थे 50 घंटे। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा इनका 200 का, एफिशिएंसी 9 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 4, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5। ए की एफिशिएंसी आ गई 5, तो ए कितने टाइम में टैंक को फिल कर रहा है, 40 आवर्स में। लेकिन हमको तो कहा गया था कि जब ए की एफिशिएंसी हाफ हो, जब एफिशिएंसी हाफ हो जाएगी तो टाइम भी डबल हो जाएगा, 40 का डबल कितना हो जाएगा, 80 आवर्स। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 80 आवर्स लगेंगे ए को उस टैंक को फिल करने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाएं, इसको वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को बनाओ। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूले आने चाहिए और बहुत इजीली बन जाएगा। इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से। इसमें मैं कहा गया कि रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर जो है अपने पास वो दे रखे 3:2, लेंथ ऑफ ब्रेथ देखिए रेक्टेंगुलर की 3:2। इफ द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है, साइड स्क्वायर का, एंड द रेडियस ऑफ सर्कल जो है अपने पास वो 16.66% ज्यादा है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर, एंड द एरिया ऑफ सर्कल जो हमको वो भी दे रखे 1386 मीटर स्क्वायर,
फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो पेरीमीटर बताना है उसका। चलिए सबसे पहले हमको लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, उसका रेशियो दे रखी है हमको 3:2, एक तो ये दे रखे हमको। फिर बता रखे इफ द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर है वो इक्वल है साइड के, स्क्वायर के साइड के भी इक्वल, तो वो भी अपने पास आ जाएगा 2x, ये वैल्यू भी अपने को दे रखी है। ठीक है, जो रेडियस है सर्कल का वो 16.66% ज्यादा है लेंथ के रेक्टेंगल से, जो लेंथ है उसके उससे 16.66% ज्यादा है, यानी कि 7/6। आर ये आ जाएगी आर, ये है अपने पास लेंथ 6 है तो उससे 7 है, तो ब्रेथ अपने पास ये भी डबल कर लेते हैं 4, और जो अपने पास ये जो साइड थी ये आ जाएगी अपने पास 4x। सारी वैल्यूज आ चुकी है अपने पास। हमको एरिया बता रखा है सर्कल का, कहते हैं 1386। ये एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू अपने पास 1386। ठीक है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर अपने को दे रखे 7, तो ये कितना हो जाएगा, ये देगा 49, इसको 7 से कर लेते हैं ना, 49 क्यों करना, 7x मल्टीप्लाई 7x, ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1386। ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा अपने पास, यहाँ 7 से काट लेते हैं इसको, 768, 7 नहीं 63, 7/56। ठीक है, 11 से काट लेते हैं, 11 2 22, 11 8, तो ठीक है 9, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे अपने पास 3, x की वैल्यू 3 आएगी। हमको फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, x की वैल्यू 3 है तो पेरीमीटर स्क्वायर का अपने पास साइड कितनी थी 4x, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 12। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर बताना है स्क्वायर का बाय 4, 48, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, दैट इज 48। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके बनाओ खुद से। इसमें क्या रखे हमें, आलिया इज 4 टाइम एज ओल्ड एज रोहिणी। ठीक है, जो आलिया है अपने पास ये 4 टाइम है रोहिणी, 4 टाइम एज ओल्ड एज रोहिणी, एंड 8 ईयर हैंस आलिया विल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज रोहिणी। आज तो इनकी एज है 4:1। ठीक है, 8 ईयर बाद, 4 साल 8 साल बाद आलिया, रोहिणी की ना, हाँ 8 साल बाद आलिया विल बी 3 टाइम्स एज रोहिणी, 8 साल बाद जो आलिया है वो 3 गुनी हो जाएगी रोहिणी की। ठीक है, दोनों 8 साल बाद 3 गुनी हो जाएगी रोहिणी की। दोनों में कितना डिफरेंस है अपने पास, पहले में डिफरेंस था 4-1, 3 का डिफरेंस था, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दूसरे में डिफरेंस था 3-1 यानी 2 का डिफरेंस था, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखो आलिया और रोहिणी है, उसकी एज में अपने को जो रेशियो में चेंजेस है, 8 से 9 हो गया, 2 से 3 हो गया, और एज में कितना फर्क आया था, 8 साल का फर्क आया था, यानी कि एक की वैल्यू कितनी थी अपने पास 8। ठीक है, तो 8 से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आलिया और रोहिणी दोनों की एज मिल जाएगी मेरे को यहाँ पे, ये हो जाएगी 16 और ये हो जाएगी 64। आलिया और रोहिणी दोनों की एज मेरे को यहाँ पे देखने को मिल गई। अब हमें कहा गया इफ द एवरेज एज ऑफ रोहिणी एंड आलिया इज डबल द प्रेजेंट एज ऑफ रुद्रा, जो एवरेज एज है अपने पास रोहिणी और आलिया की। ठीक है, टोटल कर लेते हैं इसका, यहाँ से 6 4 10 और 80 बाई 2, एवरेज एज हो जाएगी 40। ये क्या है, ये डबल है प्रेजेंट एज ऑफ रुद्रा, रुद्रा की प्रेजेंट एज हो जाएगी 20। देन व्हाट इज द एज ऑफ रुद्रा आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद रुद्रा की रहेगी अपने पास 25 ईयर्स। करेक्ट, समझ आया आपको? ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।